नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा लास्ट ईयर भी मैंने तैयारी करवाई थी और इस ईयर भी जो तैयारी आपकी चल रही है, इसके पहले मैंने आपको कुछ और वीडियोस दिए हैं बीएड के ऊपर, तो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले थोड़ा बहुत बता दूंगा सर कि जो बीएड होता है उसमें क्या क्या आता है। कुछ लोग को नहीं पता, काफ़ी लोग के ये भी सवाल आ रहे थे, तो सबको पता है भाई दो पेपर होते हैं। देखिए, जो भी आपका पेपर होता है दो पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है आपका, उसमें सामान्य ज्ञान आता है, जो कि सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी होता है। और पहले पेपर में हिंदी के भाई आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन जो है होता है आपका 100 क्वेश्चन का होता है, याद रखिएगा, जिसमें 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान और 50 क्वेश्चन आपका हिंदी का होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई सेकंड पेपर के बारे में, तो जो सेकंड पेपर होता है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कला वर्ग से है या विज्ञान, यानी कि आप साइंस साइड से या आर्ट साइड से हैं। तो जो कला वर्ग वाले होते हैं और साइंस साइड वाले होते हैं, उन दोनों के लिए रीजनिंग तो आता ही आता है। रीजनिंग के अलावा यहाँ पर रीजनिंग के अलावा जो है, जो कला वर्ग वाले होते हैं उनके कला वर्ग से संबंधित आपके जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, थोड़े बहुत इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, और आपके क्या बोलते हैं इंग्लिश के अलावा आपके जीके जीएस से संबंधित आपके जो क्वेश्चन है आपके देखने को मिलते हैं। और विज्ञान वर्ग वाले जिस भी साइड से उन्हें बीएससी वाले होंगे या जो भी सब्जेक्ट ले रहेंगे, उनके हिसाब से उनका जो पेपर है आएगा। तो ये होता है भाई इनका सिलेबस पूरा। और जो सेकंड पेपर होता है रीजनिंग के, उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। और सभी लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लो भाई, कल 4 बजे एक धमाकेदार वीडियो आने वाला है। कल सभी लोग 4 बजे याद रख लो, धमाकेदार वीडियो आएगा जहाँ पर आप सभी के लिए बीएड के लिए, स्पेशली बीएड के लिए, देखिए मैं अकेले तो पढ़ाऊंगा, तो वो मतलब अकेले तो ये होता है ना कि अकेले पूरा अकेला चना जो है कब तक काम करेगा, यानी कि वही अकेला जो है कब तक मैं काम करूंगा। तो अभी आप सभी के लिए बहुत स्पेशल चीज़ आने वाली है। 2 से 3 टीचर रहेंगे और पूरा बैच कोर्स चलेगा, और बिल्कुल फ्री में, कोई भी पैसा वैसा नहीं लिया जाएगा उसका, और बिल्कुल फ्री में जो क्लास है चलने वाला है। तो कल 4 बजे वाला वीडियो जरूर देखिएगा और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि किस तरह से आपको जो क्लासेस हैं देखने को मिलेंगी। तो आज का ये वीडियो देख लो। आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के मैं कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए, जो कि 2019 में पेपर में आया हुआ था। वही सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और एक आपको आइडिया लग जाएगा, और जब भी क्लास स्टार्ट होगा आपको पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। कल 4 बजे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि मातृ देवी की पूजा की सभ्यता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। तो याद रखिए दोस्तों, मातृ देवी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता एक मातृ प्रधान सभ्यता थी और इस सभ्यता के कई स्थलों में से मृड मूर्ति का प्रमाण भी मिला, इसी वजह से इसको मातृ देवी की पूजा से संबंधित माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों द्वारा निर्मित किया गया था। तो जो माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर, वो जैन के अनुयायियों, किसके द्वारा दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर उसको बोला जाता है। तो जैन यहाँ पर बहुत आसान है, देखिए जैन मंदिर दिया गया है तो जैनियों द्वारा ही तो किया जाएगा। तो ऑप्शन जो इसका बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसकी कृति है। तो गीत गोविंद की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो गीत गोविंद के रचनाकार भाई आपके जयदेव जी हैं। कौन है, जयदेव जी हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और बहुत सारे जो लोग थे बेसिकली गीत गोविंद में जो है वर्णन किया गया है। तो इसकी कृति पूछा गया तो जयदेव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कब हुआ था। तो सभी को पता है शिवाजी का जो जन्म है वो 1627 ईस्वी में हुआ था। और शिवाजी की बात करते हैं राज्याभिषेक के बारे में, तो 1674 ईस्वी में ये छत्रपति शिवाजी की जो उपाधि धारण किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका 1674 यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, अकाल तख्त का निर्माण करता इनमें से कौन से सिख गुरु हैं। अकाल तख्त के बारे में बात किया जा रहा है, तो याद रखिए दोस्तों, अकाल तख्त की अगर हम बात करते हैं तो इसके निर्माणकर्ता तो भाई आप सभी को होता है सिखों के जो छठे गुरु थे, सबको याद है छठे गुरु का नाम क्या था, गुरु हरिगोविंद। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था और जो ईश्वर का सिंहासन या अकाल तख्त जिसको बोला जाता है उसका निर्माण करवाया था। इसी के बाद क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 कह रहा है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग के बारे में, तो भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है वास्को डिगामा, सभी को पता है वास्को डिगामा ने किया था। और 20 मई 1498 ईस्वी को ये कालीकट के तट पर पहुंचे थे और वहां पर वहीं से एक नए समुद्री मार्ग की जो है खोज स्टार्ट हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई। तो सभी को पता है भारत में जो पहली अंग्रेजी व्यापारी कंपनी है वो कहाँ पे खोली गई थी सर, 1611 ईस्वी में खोला गया था। कहाँ पे, मसूलीपत्तनम
को और क्या बोलते हैं भाई, मछलीपट्टनम बोलते हैं। और यहाँ पर ये बेसिकली आपका सूरत में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली मसूलीपट्टनम आपका अस्थायी कारखाना था। और अगर हम बात करते हैं सूरत वाले के बारे में, तो 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया गया था कारखाना, एक अस्थायी कारखाना था, इसलिए ऑप्शन जो इसका बी है करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर आपका अस्थायी पूछा जाए तो आपको क्या बोलना पड़ेगा भाई, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही। तो बेगम हजरत महल की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये जो है 4 जून 1857 के ईस्वी के जो आपका जो 4 जून 1857 ईस्वी में क्रांति हुआ था उसमें थी, लेकिन ये किस स्थान से, तो लखनऊ से। तो ऑप्शन जो इसका ए है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित है, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है। नील किसानों की जब भी बात आती है तो सबको पता है कौन सा स्थल है भाई, बिल्कुल सही जवाब, सब लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, चंपारण। चंपारण, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है कि समाचार पत्र केसरी के संपादन किसने किया था। तो भैया 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी ने। किसने, बाल गंगाधर तिलक यानी कि बीजी तिलक। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने कहाँ से की थी। तो अगर हम बात करते हैं भाई दांडी यात्रा के बारे में तो सबको पता होना चाहिए, दांडी यात्रा की जो शुरुआत है 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था और गांधी जी ने दांडी से, कहाँ से, दांडी से ही शुरुआत किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए क्या कह रहा है कि हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है। तो अगर हम बात करते हैं अपने सौरमंडल के बारे में तो आपका जो शुक्र ग्रह है, कौन सा भाई, शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, उसे पृथ्वी का भागनी बोला जाता है। और ये बेसिकली घनत्व, आकार, व्यास में पृथ्वी के समान ही है। और इसे भोर का तारा भी बोला जाता है, सांझ का तारा भी बोला जाता है, सबसे गर्म ग्रह भी बोला जाता है, इसका कोई उपग्रह भी नहीं है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, टुड्रा है। तो भाई अगर हम बात करते हैं टुड्रा के बारे में तो टुड्रा जो है एक रसियन शब्द है। टुड्रा क्या है आपका, एक रसियन शब्द है जिसका अर्थ है समतल दलदली मैदान। और ये जो है सदा बर्फ़ से ढका रहता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर सदा बर्फ़ से ढका रहता है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर देखिए पर्णपाती दिया गया, शीत मरुस्थल दिया गया, उष्णकटिबंधीय दिया गया है और आपका यहाँ पर गर्म मरुस्थल दिया गया है। तो इसमें देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर हम मान सकते हैं भैया शीत मरुस्थल, क्योंकि हमेशा बर्फ़ से जो आपका ढका रहता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है इसकी ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। और ये जो है बेसिकली क्या क्या कहलाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या आपका यहाँ पर मध्य मंडल दिया गया है। तो सभी को पता है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सही बात है सर, क्षोभ मंडल बोला जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 15 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो भाई अगर हम बात करते हैं भारत के सबसे ऊंचे पठार के बारे में तो भारत का जो सबसे ऊंचा पठार है वो लद्दाख का जो पठार है। कौन सा भाई, लद्दाख का पठार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है भाई, ये बेसिकली गोदावरी है। कौन सी, गोदावरी है। अब देखो गोदावरी के बारे में सभी को पता है भाई, गोदावरी अभी मैंने आपको बताया कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी जो है नासिक के निकट महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में यानी कि बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखिए क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो भाई पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को कोंकण तट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, कोंकण तट कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें अवस्थित मैदान से इसमें जो अवस्थित मैदान बेसिकली अगर हम बात करते हैं ये गुजरात से प्रारंभ होकर के केरल तक जाता है और ये 720 किलोमीटर लंबा है। कितना, 720 किलोमीटर जो है आपका लंबा है। 18 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं। तो भाई वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके उसे ह्यूमन कोड कहते हैं। जिसे कैप्चा कोड भी आपने देखा होगा, कई बार आपसे कैप्चा कोड कहता है क्योंकि वो रोबोट से बचने के लिए होता है कैप्चा कोड, इसी वजह से ऑप्शन उसको रखा जाता है ह्यूमन को डिटेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो 19 की अगर हम बात करते हैं तो भाई भारत के कृषि क्षेत्र के निम्न उत्पादकता के लिए यहाँ पर कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला सहकारी कृषि दिया गया है और आवश्यक आदतों की उपलब्धता दी गई है, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर कमजोर वित्त और व्यवस्था और विपणन। तो यहाँ पर निम्न कृषि उत्पादकता के लिए ये आपका ऑप्शन जो इसका डी है ये नहीं क्या बोलते हैं आपका
उत्तरदायी नहीं है। इसी तरह 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पर भारत के पश्चिमी तट से कौन संबंधित नहीं है, तो तूतीकोरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तूतीकोरिन कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है, और ये जो है भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित है। और शेष सभी बंदरगाह जो आपके यहाँ पर नाहस सेवा दिया गया, मारा महोगा दिया गया, कोच्चि दिया गया है, ये भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। तो भाई दिल्ली में सर्दी के मौसम में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम होता है। किसकी वजह से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि भाई सामूहिक उपभोग का अर्थ क्या है। सामूहिक उपभोग की बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा सामूहिक खपत का जो संबंध होता है, हम लोग उस खपत को कह सकते हैं जो किसी समूह के द्वारा किया जाता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो देश के नागरिक द्वारा लिखा गया है, व्यक्तित्व खपत दिया गया है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं तो हम लोग कहेंगे भाई देश के नागरिक द्वारा जो की गई खपत है, क्योंकि ये समूह हो जाएगा, देश के नागरिक में कई सारे लोग आ जाएंगे, इसी वजह से। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है। तो भाई अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, तो राष्ट्रीय आय को हम लोग और बहुत सारे नामों से जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर 23 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखिए जीएनपी दिया गया साधन लागत पर दर, जीएनपी दिया गया बाजार कीमत पर, और एनएनपी दिया गया साधन लागत पर, और एनपी दिया गया बाजार कीमत पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एनएनपी साधन लागत पर। ठीक है, तो आप साधन लागत पर यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को जो कि साधन लागत पर, इसको राष्ट्रीय आय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्न में से क्या है। तो देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके अर्थव्यवस्था से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 24 का जो करेक्ट आंसर आप देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। राजस्व राज्य के लिए पूछ रहा है ना, तो 24 का जो करेक्ट आंसर है आप लोग भी गेस कर सकते हो क्या हो जाएगा सर, बिक्री कर दिया गया, यहाँ पर सेल टैक्स दिया गया है, और यहाँ पर कंपनी कर दिया गया। तो यहाँ पर बिक्री कर जो है ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कंपनी कर और जो आयकर है वो आपके केंद्रीय सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो इसलिए ये तो आपका वैसे ही कर जाएगा, समझ में आ गया ना। इसके बाद कंपनी कर, और इसके अलावा यहाँ पर उत्पाद शुल्क दिया गया और बिक्री कर दिया गया है। तो यहाँ पर कंपनी कर और आयकर हमने बता ही दिया, ये प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। और यहाँ पर उत्पादन शुल्क की बात करते हैं और बात करते हैं बिक्री कर के बारे में, ये केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। और राज्य सरकार को जो सर्वाधिक आय की प्राप्त होती है वो बिक्री कर के द्वारा ही होती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा कॉमेंट करके कि भारत में किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है करेगा। तो इसका जवाब आप लोगों को कॉमेंट करके देना है। ठीक है, और इसके अलावा बीएड के लिए स्पेशली मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, तो आप सभी लोग उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर सिर्फ और सिर्फ बीएड के वीडियोस मिलेंगे, इसका जो नोटिफिकेशन मिलेगा, इसके अलावा पीडीएफ जो है आपको मिलेंगे, और जो कल नई चीज़ें लॉन्च हो रही हैं उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा उसी ग्रुप के माध्यम से और अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे और भी लोग बीएड की तैयारी जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पर आकर के जुड़ जाएँ। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।